नमस्कार, टाइम्स ऑन भारत की इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी और इस वक्त मैं एक खास मेहमान के साथ जुड़ रहा हूं। कल मेरठ में एक रैली थी और ये रैली उस वक्त हो रही थी जब गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली चल रही थी। उस रैली का पूर्वांचल के बाद जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा समीकरण बन रहा था और वो समीकरण था जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के साथ आने का, समाजवादी पार्टी और आरएलडी के साथ आने का और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो समीकरण है उसको एक बार फिर साधने का। इस वक्त मेरे साथ राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी जी जुड़ रहे हैं। जयंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि कल सभी की नजरें शायद गोरखपुर से ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे थी, ये समझने के लिए कि ऐसा क्या हुआ कि आप दोनों साथ आए और आपको क्यों उम्मीद है कि ये गठबंधन जो है ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन है। कल एक कार्यक्रम था जो बहुत ही शानदार था, परिवर्तन संदेश रैली मेरठ में। लेकिन ये पहला ऐसा कार्यक्रम नहीं था, ये तीसरी परिवर्तन संदेश रैली है। इसके पहले हमने आशीर्वाद पथ कार्यक्रम चलाया, जहां पश्चिमी यूपी के सभी जिलों में इसी तरह के कार्यक्रम हुए। जिस तरह का उत्साह और जोश दिख रहा है, एक तो होता है कि आपने मीटिंग करी है तो जो आपका कैडर है वो आ गया, सरकार आपकी है तो सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके सरकारी बसें लग गई, जो सिस्टम का हिस्सा है उनको टारगेट दिया गया कि तुम्हें पहुंचना है। सब प्रधानों को कहा गया, वो आशा वर्कर्स को कहा गया, तो वो भीड़ बन जाती है। दूसरी तरफ वो भीड़ होती है जो खुद आती है अपने संसाधनों से, अपने ट्रैक्टर को लेके, ट्रैक्टर पे ट्रॉली को जोड़कर गाँव में और लोगों को प्रेरित कर कर, और जिनमें युवा हैं जो उत्साह के साथ जब आप कोई बात कह रहे हो तो वो रिएक्ट कर रहे हैं। तो एक तो दोनों भीड़ में अंतर है। तो जिस तरह के कार्यक्रम में हम देख रहे हैं, एक तो वो कारण है कि मुझे लग रहा है कि ऐसा माहौल मैंने नहीं देखा पिछले 10-20 वर्षों में, इस तरह का उत्साह। दूसरा जो सुखबुगाहट चलती है, जमीन पे जो चर्चाएं चलती हैं, जो गाँव में एक फीलिंग आ रही है, उसका भी जैसे पता लगता है संगठन के माध्यम से, या जो लोग चुनाव लड़ना चाहती हैं लोगों के बीच में। बिल्कुल। तो जिस तरह से वो लोग आ रहे हैं, हमें अप्रोच कर रहे हैं, तो ये दो साइंस हैं कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। पर आप जिस भूचाल की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको अगर हिस्ट्री में ले जाऊं, थोड़ा सा, वो भी बड़ी रिसेंट हिस्ट्री में 2019 की अगर हम बात कर लें, आप चुनाव हारे, चौधरी साहब चुनाव अपना हार गए वहां से। उसके बाद हम उससे पहले अगर थोड़ा सा चले जाते हैं तो 2017 में भी आरएलडी का प्रदर्शन बहुत ज़्यादा खराब रहा। इसको थोड़ा और पीछे ले जाऊं तो तब भी जो प्रदर्शन है आरएलडी का, मुझे लगता है कि 2002 के बाद से आपका पीक परफॉर्मेंस जो है वो गिरता ही शायद रहा है। उसके बाद क्यों आपको ऐसा लगता है कि इस बार आपके लिए कुछ अलग होने वाला है? वो समाजवादी पार्टी से जो आप कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, वो क्या ऐसा कॉम्बिनेशन है जिससे आपको लगता है कि आपके लिए कुछ अलग होने वाला है? हर चुनाव अलग होता है, और बीते जिन चुनावों की आप चर्चा कर रहे हैं, खास तौर से 2017 वो, और उससे पहले सेंटर में 14, और उसके बाद ये बड़ा एक पोलराइज्ड एनवायरनमेंट, मतलब ध्रुवीकरण की राजनीति यहाँ कामयाब हुई। और उस ध्रुवीकरण में जो परंपरागत वोटर्स थे सभी दलों के, वो सारी चीज़ें शिफ्ट हो गई, चेंज हो गई, और उसका कोई हिसाब नहीं लगा पाया कि क्यों हुआ। लेकिन अब वोटर्स को, मतदाताओं को समय मिला है और वे परख रहे हैं। बीजेपी यूपी में एक नएपन के साथ आई थी, क्योंकि कई वर्षों से वो बीजेपी यूपी में सरकार नहीं बना पाई थी, और मोदी जी के केंद्र में एक बहुमत की सरकार जिस तरह से उनको मिली और बड़ा आशीर्वाद मोदी जी को मिला, उसके बाद एक महसूस हुआ कि नहीं, हम मोदी जी को ताकत देना चाहते हैं। गौर करने की बात है कि योगी तो चेहरा ही नहीं थे। 2017 में मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं था, तो वोट गई थी सिर्फ इसलिए कि हम मोदी जी को समर्थन देना चाहते हैं। लेकिन अब आखिरकार 5 साल के राज के सरकार से लोगों को जिस तरह के कड़वे अनुभव मिले हैं, कोई लखनऊ जाता है उन पे लाठी चल जाती है, और कोई डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है उनके पास। अब लोग दोबारा सोचने लगे हैं, मजबूर हुए हैं, और इस कारण से जो वोटर्स हमारे साथ पहले नहीं थे, उन सेक्शंस में भी हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। हमने जैसे बहुजन उदय अभियान चला रखा है। हर रविवार हमारे वर्कर्स जाते हैं, एससी कम्युनिटीज़ में जाते हैं, अति पिछड़ों में जाते हैं, वंचित समाज के लोगों में जाते हैं, और वहाँ संगठन बना रहे हैं। उन बूथ पे हमारा कोई बस्ता संभालने वाला नहीं होता था, वहाँ लोग बड़े उत्साह के साथ आ रहे हैं जिम्मेदारी में। लेकिन लोगों को शायद ये भी लगेगा कि कोई भी चुनाव लड़ने से पहले, ये एक ऑप्टिमिज्म आपकी बात कर रही है। हम अगर जमीन पर आए तो आपने जैसे खुद कहा कि पिछली बार योगी आदित्यनाथ चेहरा नहीं थे, इस बार योगी आदित्यनाथ चेहरा हैं,
और योगी आदित्यनाथ कई लोगों के लिए एक थोड़ा ध्रुवीकरण वाले चेहरा भी हैं। तो जिस ध्रुवीकरण की आप बात कर रहे हैं, जो 2014 में चला, जो 2017 में चला, 2019 में चल गया, आपको नहीं लगता कि इस बार वो और ज्यादा चलेगा? उनके पास एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको लेकर लोग खुद ही हाँ या ना में बट जाते हैं। देखिए 80-90s में बॉलीवुड फिल्म आती थी, वो एक ही पैटर्न पे आती थी और चोर पकड़ा गया और मारपीट हो गई, उसके बाद पुलिस की गाड़ी आती थी, एक हीरो है एक हीरोइन है, वो एक वो था, मतलब फॉर्मूला था। आज आपको बैठा दें उस तरह की फॉर्मूले की फिल्म बना के दिखा दें, आप नहीं देखना पसंद करोगे। हर चीज का समय होता है। मुझे लगता है इसका भी एक्सपायरी डेट हो चुका, ध्रुवीकरण की राजनीति का, और आदमी नफरत की बात नहीं सुनना चाहता, आदमी पॉजिटिव एजेंडा चाहता है। जब आप विपक्ष में हो तब तो आप दिखा सकते हो, देखो आप खतरे में हो, और आपके पास सत्ता है और आज भी खतरा है, कौन मानेगा इस बात को? तो इस बार उत्तर प्रदेश में जैसे पिछली बार एक बड़ा नारा चला था यूपी के लड़के, दो बड़ी पार्टियों का अलायंस था वो, कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का। इस बार समाजवादी, आप उस अलायंस में बिल्कुल मतलब आप एंड तक ऐसा लग रहा था कि हाँ हो रहा है नहीं हो रहा है, पर जयंत चौधरी को उस अलायंस में जगह नहीं मिली। उस कारण से हमारे नतीजे भी नहीं आए। हमारी तैयारियां थीं और नतीजे इससे बहुत बेटर होते, और आखिरकार फिर वो वोट कांग्रेस और सपा के बीच तब्दील भी नहीं हो पाए। तो जो इस बार जो ये अलायंस बना, जैसे आप पिक्चर की बात कर रहे थे, तो इस पिक्चर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हीरो आप हैं और बाकी पूरे उत्तर प्रदेश के हीरो अखिलेश जी हैं? या क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक मैंने ट्विटर पे एक फोटो देखा जिसमें आपकी रैली में बड़े बड़े कटआउट लगे थे, चौधरी चरण सिंह जी के लगे थे, अजीत सिंह जी के लगे थे, आपके लगे हुए थे, अखिलेश जी को छोटा। तो मैं सिर्फ आपको इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्यूरियोसिटी लोगों की ये है कि क्या कहीं ना कहीं ये एक मैसेज देने की बात थी उत्तर प्रदेश में कि चौधराहट जो है वेस्टर्न यूपी की वो जयंत चौधरी की है? ऐसा कोई सोचा समझा वो नहीं होता, ये तो वहाँ जमीन पे जो लोग करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उनके हाथों में चीजें होती हैं, और कभी कभी कोई गौर नहीं करता इस बात पे। मुख्यमंत्री की दौड़ में अखिलेश जी हैं, और ये स्पष्ट है कि उनको अनुभव भी है, उसके बाद विपक्ष में भी रहे हैं, तो बहुत कुछ जो कमियां रही होंगी उन्होंने वो और दूर कर ली। तो हमारा उसमें कहीं कोई सोच में कोई टकराव नहीं है। बाकी आप कह रहे हो कि कितने हीरो रहेंगे, मल्टीपल कास्ट रहेगा, मल्टीपल कास्ट, सिंगल हीरो वाली फिल्म भी कामयाब नहीं होती। अच्छा, तो आपका, क्योंकि बार बार लोग ये बात कर रहे हैं कि ये तय हो चुका है कितनी सीट पर वो लड़ेंगे, कितनी सीट पर आप लड़ेंगे, क्या कॉम्बिनेशन होगा, इसमें क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है। आपके इलाके में कल मैं घूम रहा था, वहां सबसे ज्यादा लोग यही जानना चाहते हैं कि भैया कितने पे आरएलडी। देखिए, हमने एक चीज तो फर्क की, हम लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे और घोषित कर सकते थे। हमने सोचा नहीं, जनता के बीच जाएंगे और खुला ऐलान होगा, क्योंकि इस क्षेत्र का एक मिजाज भी है, लोग पंचायत करके और फैसले सुनाए जाते हैं पब्लिक में, सार्वजनिक तौर पर, तो उनकी एक्सेप्टेंस बनती है, लोगों की भागीदारी बन जाती है। तो कल हमने ऐलान किया है कि हम साथ चल रहे हैं। बाकी सीटों की बात हमारे बीच में चल रही है और आखिर तक वो बातें चलेंगी, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है कि सीट जीतनी चाहिए। मैं इसलिए पूछ रहा था कि आपको अभी तक कई चुनाव ऐसे आए, एक चुनाव में अभी आपने 200 से ज्यादा सीट लड़ी, 270 सीट अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं, उसके नतीजे शायद बहुत अच्छे नहीं थे, काफी सारी सीटों पे आपकी जमानत भी जब्त हुई। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं एक प्रेस्टीज बैटल भी है क्या, कि अगर मान लीजिए आपको एक जो भी आपका एक आंकड़ा जो आपने सोचा होगा उससे कम अगर सीट मिलती है, तो शायद वापस अपनी जनता के बीच में जाने का, जिसको आप ये जाके अपनी लेगेसी की भी फाइट एक जो होगी वो उसके लिए शायद करने की प्रेस्टीज बैटल भी बनती है क्या? देखिए, मैं तो कमिटेड हूँ, अब कमिटेड कह लीजिए या बेशर्म मान लीजिए, मैं तो चुनाव हार गया हूँ, 2 चुनाव हारा हूँ, बट मैं नहीं रुका हूँ। जनता के बीच में मेरी एक वो है, जिम्मेदारी है, मैं उसको अपने तरीके से निभाने की कोशिश कर रहा हूँ, इश्यूज को लेकर मैं चल रहा हूँ, तो वो तो नहीं रुकेगा। तो इसलिए मेरी प्रेस्टीज का सवाल नहीं, सवाल तो ये है कि हम देश के राजनीति में क्या दिशा में बातों को ले जाना चाहते हैं। मैं एक थोड़ा कॉम्बिनेशन पे वेस्टर्न यूपी के आना चाहता हूँ। सबसे पहले किसानों के मुद्दे की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो गुस्सा था 13 महीने से किसानों का, कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि ये गुस्सा कास्ट को और बाकी सारी चीजों को प्रिसीड करके किसानों को इकट्ठा करेगा, और खास तौर से वेस्टर्न यूपी में शायद इसी का डर था भारतीय जनता पार्टी को कि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जी ने अब वो जो 3 कृषि कानून है उन्हें वापस लेने की बात कर ली है। हम आज उस दिन बात कर रहे हैं जब कयास लगाए जा रहे हैं कि एक सहमति बन गई है संयुक्त किसान मोर्चा और सरकार के बीच में, और शायद आज या कल के अंदर ये जो पूरा प्रदर्शन है, धरना है दिल्ली के बॉर्डर्स पे, खत्म हो सकता है। आपको लगता है कि इससे आपको चुनावी नुकसान होगा, कहीं ना कहीं जो गुस्सा है वो थोड़ा कम हो जाएगा? कोई चीज आप लड़के लेंगे, बहुत मुशक्कत के बाद, बहुत संघर्ष के बाद आपको मिल जाएगी, तो उसके बाद शायद जो देने वाला है आप उसको धन्यवाद नहीं बोलेंगे। ये समझिए, ये एक सोचने का तरीका होता है। यहाँ के लोग लड़ना जानते हैं, अपने आप को संगठित करना जानते हैं। पहली बार किसान आंदोलन नहीं हो रहा,
कई बार दिल्ली आए हैं और जीत के वापस लौटे हैं। तो अब उनका मनोबल और ऊंचा है कि हम जीत के वापस लौटे हैं। जो काम सरकार नहीं करना चाहती थी वो हमने करवाया। कैसे करवाया? इकट्ठा होकर करवाया, जाति को तोड़ के करवाया। तो ये एक सेंस तो जमीन पे होगा ना। कामयाबी का कारण क्या था कि हम लोग इकट्ठे थे। हम किसान की बात कर रहे थे, वह जिन्ना की बात करेंगे, वो तालिबानी की करेंगे, वो खालिस्तानी बनाएंगे, वो मुट्ठी भर किसान बताएंगे, लेकिन जीत तो हुई ना हमारी। तो यही फॉर्मूला अब राजनीति में भी आएगा। तो क्योंकि जिन्ना की आपने बात करी, उसमें अखिलेश जी के ऊपर भी लगा, उनकी पार्टी के कई लोगों का नाम आता रहता है, कहते रहते हैं जी, अखिलेश जी ने भी जिन्ना का जिक्र कर दिया था। तो आपको लगता है कि इससे एक आसान रास्ता दे देती है ऑपोजिशन बीजेपी को? वो तो चाह रहे हैं आप ये सब बातें करें और उस पर फिर वो आपको, उनका तो गेम ही है, ए गेम को आप उनके। आजकल तो बड़ा मुश्किल हो गया। सांस लो तो कहेगा देखो सांस फूल गई, और सांस ना लो तो मुर्दे हो। मतलब बात बनाने को तो कुछ ही बना लो। सवाल ये है कि आपका कोर क्या है, हमारा कोर इशू क्या है। हम तो सिर्फ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। हम पहली पार्टी हैं जिसने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। हम तो कह रहे हैं पेंशन 3 गुना करेंगे, पीएम सम्मान निधि को हम दुगना करेंगे, हम किसानों को सम्मान दिलाएंगे, जिनको शहीद सरकार नहीं मानती उनको शहीद का दर्जा हम देंगे। तो हम तो इश्यूज लेके जा रहे हैं। जयंत जी, एक बड़ी चर्चा थी कि राकेश टिकैत से जब भी बात होती थी वो बार बार टालते थे इस बात को कि अभी आंदोलन खत्म नहीं होगा। कल तक भी कह रहे थे आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा, लंबा चलेगा, हमें सरकार पे यकीन नहीं है। तो एक बड़ी राजनीतिक चर्चा थी कि राकेश टिकैत इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उनका कहीं ना कहीं आरएलडी से टैसिड अंडरस्टैंडिंग है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चाहते हैं गुस्सा और किसानों का जो गुस्सा है वो उबाल पे रहे, जिससे कि आपको फायदा हो। ऐसा भी कुछ है क्या? देश का हर किसान संगठन जो आंदोलन करता है उसकी हमारी टैसिड अंडरस्टैंडिंग है, थी और रहेगी। और किसान को लड़ना ही पड़ता है, इसलिए किसान आंदोलन कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि सरकारें हमारी रही नहीं। या तो हमारे राजनीतिक प्रतिनिधि इतनी संख्या में आ जाएं, हमारी सरकार आ जाए, तब हम किसानों को विश्वास दिला पाएंगे और वो विश्वास करेंगे। राकेश टिकैत के लिए कोई जगह है आरएलडी में? नहीं, उनका कोई पॉलिटिकल उस तरह से कोई इंटरेस्ट या रुचि नहीं है। कई बार वो कह चुके हैं। अगर वो चुनाव लड़ना चाहें तो आप ओपन होंगे उसके लिए? नहीं, सोचने का तरीका ही बिल्कुल अलग हो जाता है। आप कह रहे हो कि हम निष्पक्ष रहना चाहते हैं ताकि सरकार जो भी आए हम उनसे अपनी मांग रख पाए। ये अभी तक उनका वक्तव्य रहा है। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और मैं ट्रेडिशनल सेंस में जा रहा हूं, मतलब हम इसको हो सकता है टीवी स्टूडियोज में डिनाई करना आसान हो, पर जमीन पर आप भी जाते हैं, मैं भी जाता हूं, और हम लोगों ने जाके देखा जरूर है कि आरएलडी मानी जाती थी एक जाट मुसलमान कॉम्बिनेशन की पार्टी। 55 से 75 सीट ऐसी हैं जहां पे जाटों का अच्छा खासा प्रभाव है, वहां मुसलमान जब कॉम्बिनेशन में आपके साथ आ जाता था तो आपका पीक परफॉर्मेंस उसमें आ जाता था। समाजवादी पार्टी को क्या साथ लेना सिर्फ इसीलिए जरूरी था कि 2013 के बाद जो छिटक गया था आपका कॉम्बिनेशन, उसको साथ ला पाए? कॉम्बिनेशन की बात थी, और सवाल ये है कि पूरे प्रदेश में विपक्ष में किस पार्टी के पास संगठन है और कौन सी ऐसी पार्टी है जो जमीन पे प्रभावी रूप से काम कर रही है। तो फिर एक ही विकल्प था कि हम और वो साथ काम करें। क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा था कि 2013 के बाद शायद लोगों ने कहा कि जाटों की तरह वोट नहीं कर रहा है, वो हिंदू बन के वोट कर रहा है, उसमें कुछ, और उसी वजह से दोनों जाट और मुसलमान जो आपका ट्रेडिशनल वोट बैंक है वो साथ आ नहीं पा रहे थे। क्या उसमें कुछ बदलाव आया है? ध्रुवीकरण में उसका प्रभाव हर एक वर्ग पे पड़ा था। शहरों में भी, मिडिल क्लासेस भी, जो ज्यादा धार्मिक लोग नहीं थे, क्योंकि बहुत एक ट्रॉमा था दंगे का। दंगे के बाद सारी चीज ध्वस्त हुई, आपस में रिश्ते खराब हुए लोगों के, और उसका प्रभाव जीवन के हर पहलू पे पड़ा है। लेकिन अब काफी समय बीत गया, लोगों को ये समझ में आया कि हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, और ये क्षेत्र का कभी मिजाज नहीं रहा। पहले भी जैसे आपने देखा राम मंदिर के जब तनाव में, मूवमेंट में भी, यहाँ कभी कोई गाँव में आपस में किसी के रिश्ते इस तरह से तनावपूर्ण नहीं रहे थे। इस बार आपको उम्मीद है कि आप एक विनिंग कॉम्बिनेशन जो है, चाहे वो जाटों के साथ हो, जाट मुसलमान साथ आने से बने, समाजवादी पार्टी है तो साथ में जो थोड़ा सा जो ओबीसी वोट है वो भी आपको उम्मीद होगी मिलेगा। आपका असेसमेंट जमीन पर क्या कहता है, किस तरफ कम से कम आपकी पार्टी और ये गठबंधन जा रहा है? वो समय चला गया कि कोई एक कास्ट किसी को डोमिनेट कर लेगी। अब तो घर में आप डोमिनेट नहीं कर सकते। घर में ही आप देखेंगे 3 अगर वोट है तो 3 हो सकता है अलग अलग पड़ रही हैं। तो इसलिए वो ट्रेडिशनल जो एक थिंकिंग है कि हम लोग, अब वो सेफोलॉजी का हिस्सा कहो या एनालिसिस का हिस्सा कहो, कि जो लोग ये चीजें करते हैं ना कि ये कॉम्बिनेशन और इतना जाट और ये परसेंटेज, इतना आसान चुनाव नहीं होता।
जब तक हम ये फीलिंग सब लोगों में पैदा नहीं करेंगे और उनको अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेंगे, हम जीत नहीं सकते। कांग्रेस भी उतरी हुई है मैदान में, उस ओवैसी साहब जगह जगह घूम रहे हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी की कैंपेन अभी उठती दिखाई नहीं पड़ रही है, पर वो भी एक बड़ा फैक्टर तो है ही, हमेशा ही रहते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में। आपको लगता है इस कंफ्यूजन का फायदा सीधे सीधे बीजेपी को होगा और जो पार्टी जिस तरीके से वहां पर? यूपी में थाली पड़ोसी जाती है, 56 भोग है। अब 56 भोग हटा के आप एक ही डिश दोगे तो खाने वाले को अच्छा नहीं लगेगा। कल आपकी रैली में आप बार बार कह रहे थे कि बाबा को गोरखपुर भेज दो, बाबा को मतलब वहां पे अपनी गौशाला में उनको समय बिताना पसंद है तो उन्हें वहां भेज देना चाहिए। आपको नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ चीफ मुख्यमंत्री और बीजेपी के होने के साथ साथ एक सिंबल है, मतलब कई लोग उनको हिंदुत्व का सिंबल मानते होंगे, उन हिंदुओं को आप फिर से थोड़ा नाराज करेंगे जिनको जो बीजेपी से नाराज है, लेकिन क्योंकि जयंत जी ने कह दिया तो अब तो हम बीजेपी पे जाएंगे? सवाल हिंदुओं का नहीं है, आपको पता होना चाहिए। आज किसी किसान से आप पूछेंगे, सबसे बड़ी समस्या उनके लिए है आवारा पशु। खेत में तार लगाने पड़ रहे हैं, रात में मचान लगा कर जैसे कोई जंगल में सोते हैं ना लोग, उस तरह से अपने खेत में सो रहे हैं लोग, रात रात भर जागना पड़ रहा है बल्कि उनको। तो ये एक बहुत बड़ी चर्चा गांव गांव में है और इसलिए एक मजाकिया अंदाज में मैं वो बात कहता हूं। और योगी जी का जो एक आप देखते हैं जो एक बॉडी लैंग्वेज है, मुझे लगता नहीं कि वो इतने मजबूत हैं जितना वो दर्शाते हैं आंतरिक तौर पर। ना उनमें धैर्य दिखता है। उनकी वीडियो चली थी जिसमें वो गाली दे रहे, किसी अधिकारी से पूछेंगे वो दिन भर धमकाते रहते हैं लोगों को। ऐसा लगता है कि बहुत गुस्से में है वो। तो इसलिए मैं कहता हूं, पब्लिकली कई बार कह चुका हूं कि वैसे वो बहुत गुस्सैल से लगते हैं मुझे, लेकिन जब वो बछड़ों के बीच होते हैं तो उन्हें लगता है कि पूरा आनंद उन्हें मिल रहा है। तो इसलिए वो मैं लाइन देता हूं कि उनको आप फ्री करो, सरकारी काम से, उस तनाव से उनको फ्री करो। मैं तो उनका शुभचिंतक हूँ। मथुरा की बात एक बार फिर से हो रही है। केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर वहां मंदिर बनना चाहिए। आप ही के इलाके में आता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, वहां से आपको उम्मीदें भी होंगी इस बार कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। जिस पोलराइजेशन से आपको शायद डर है, जो 13 में, 14 में, 12 में, 14 में, 17 में, 19 में दिखाई पड़ी, आपको नहीं लगता ये फिर उस तरफ जा रहा है? बीजेपी की ये एक पैतरे होते हैं इनके। और आप ये भी सोचिए ना कि केशव प्रसाद मौर्य से ही क्यों बुलवाया गया, जिनका सम्मान सरकार में उनका या उनके समाज के लोगों का बीजेपी नहीं कर रही। वाकई सरकार में उनकी भागीदारी निम्न स्तर पे है। मुझे नहीं लगता केशव प्रसाद मौर्य के पास अगर कोई विधायक भी जाता है तो अपना काम भी वो करा पाते हैं, लेकिन उनसे बुलवाया जा रहा है। मैं नहीं जानता कितनी बार वो दर्शन करने भी मथुरा गए हों। नहीं, पर आपको उसका नुकसान नहीं होगा अगर समझिए, ये एक स्टोरी बनाई जा रही है कि अति पिछड़ा वह हिंदू बन जाए, वह अपने सामाजिक न्याय की लड़ाई को छोड़ करके वो ध्रुवीकरण की भावना, धार्मिक भावना उसके अंदर कूट कूट के भरी जाए। कोशिश तो है ध्रुवीकरण की, उसका काट क्या है? उसकी काट ये है कि लोग बहुत समझदार हैं, लोग बहुत समझदार हैं। यूपी का बहुत पॉलिटिकल वोटर है और जिस चीज को लेकर वो ध्रुवीकरण पैदा करना चाह रहे हैं, अगर आप कृष्ण जी को ही समझते हो, अगर आपके मन में उनके प्रति कोई भक्ति हो, आप ये जानेंगे कि वो ही इज परहैप्स द मोस्ट लिबरल गॉड। मतलब ही इज एंटी कास्ट, ही इज मोस्ट ओपन सॉर्ट ऑफ गॉडली फिगर इन आवर इंटायर पैंथियन। हमारे पूरे धर्म में मुझे लगता है कृष्ण जी की जो स्वीकार्यता है वो विदेश में चले जाएंगे, वहां है। क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सब मानते हैं कृष्ण जी को। बहुत लोग मथुरा आते हैं, दर्शन करते हैं, तो वो फिट नहीं बैठती चीज। जयंत चौधरी चुनाव लड़ेंगे? मेरी कोई इच्छा चुनाव लड़ने की नहीं है। मैं चाह रहा हूं कि इस पार्टी को मैं खड़ा करूं, मुझ पे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर चौधरी साहब होते तब मैं कुछ बहुत सा काम वो कर सकते थे, मैं सोच सकता था कि मैं चुनाव लड़ूं, क्योंकि चुनाव लड़ना एक कमिटमेंट होता है। ये नहीं होता कि आप चुनाव बस जीत के चले जाएं। नमस्कार, टाइम्स ऑन भारत की इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी और इस वक्त मैं एक खास मेहमान के साथ जुड़ रहा हूं। कल मेरठ में एक रैली थी और ये रैली उस वक्त हो रही थी जब गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली चल रही थी। उस रैली का पूर्वांचल के बाद जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा समीकरण बन रहा था और वो समीकरण था
जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के साथ आने का, समाजवादी पार्टी और आरएलडी के साथ आने का और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो समीकरण है उसको एक बार फिर साधने का। इस वक्त मेरे साथ राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी जी जुड़ रहे हैं। जयंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि कल सभी की नजरें शायद गोरखपुर से ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे थी, ये समझने के लिए कि ऐसा क्या हुआ कि आप दोनों साथ आए और आपको क्यों उम्मीद है कि ये गठबंधन जो है ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन है। कल एक कार्यक्रम था जो बहुत ही शानदार था, परिवर्तन संदेश रैली मेरठ में। लेकिन ये पहला ऐसा कार्यक्रम नहीं था, ये तीसरी परिवर्तन संदेश रैली है। इसके पहले हमने आशीर्वाद पथ कार्यक्रम चलाया, जहां पश्चिमी यूपी के सभी जिलों में इसी तरह के कार्यक्रम हुए। जिस तरह का उत्साह और जोश दिख रहा है, एक तो होता है कि आपने मीटिंग करी है तो जो आपका कैडर है वो आ गया, सरकार आपकी है तो सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके सरकारी बसें लग गई, जो सिस्टम का हिस्सा है उनको टारगेट दिया गया कि तुम्हें पहुंचना है, सब प्रधानों को कहा गया, वो आशा वर्कर्स को कहा गया, तो वो भीड़ बन जाती है। दूसरी तरफ वो भीड़ होती है जो खुद आती है अपने संसाधनों से, अपने ट्रैक्टर को लेके, ट्रैक्टर पे ट्रॉली को जोड़कर गाँव में और लोगों को प्रेरित कर कर, और जिनमें युवा हैं जो उत्साह के साथ जब आप कोई बात कह रहे हो तो रिएक्ट कर रहे हैं। तो एक तो दोनों भीड़ में अंतर है। तो जिस तरह के कार्यक्रम में हम देख रहे हैं, एक तो वो कारण है कि मुझे लग रहा है कि ऐसा माहौल मैंने नहीं देखा पिछले 10-20 वर्षों में, इस तरह का उत्साह। दूसरा जो सुखबुगाहट चलती है, जमीन पे जो चर्चाएं चलती हैं, जो गाँव में एक फीलिंग आ रही है, उसका भी जैसे पता लगता है संगठन के माध्यम से, या जो लोग चुनाव लड़ना चाहती हैं लोगों के बीच में। बिल्कुल। तो जिस तरह से वो लोग आ रहे हैं, हमें अप्रोच कर रहे हैं, तो ये दो साइंस हैं कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। पर आप जिस भूचाल की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको अगर हिस्ट्री में ले जाऊं, थोड़ा सा, वो भी रिसेंट हिस्ट्री में 2019 की अगर हम बात कर लें, आप चुनाव हारे, चौधरी साहब चुनाव अपना हार गए वहां से। उसके बाद हम उससे पहले अगर थोड़ा सा चले जाते हैं तो 2017 में भी आरएलडी का प्रदर्शन बहुत ज़्यादा खराब रहा। इसको थोड़ा और पीछे ले जाऊं तो तब भी जो प्रदर्शन है आरएलडी का, मुझे लगता है कि 2002 के बाद से आपका पीक परफॉर्मेंस जो है वो गिरता ही शायद रहा है उसके बाद। क्यों आपको ऐसा लगता है कि इस बार आपके लिए कुछ अलग होने वाला है? वो समाजवादी पार्टी से जो आप कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, वो क्या ऐसा कॉम्बिनेशन है जिससे आपको लगता है कि आपके लिए कुछ अलग होने वाला है? हर चुनाव अलग होता है, और बीते जिन चुनावों की आप चर्चा कर रहे हैं, खास तौर से 2017 वो, और उससे पहले सेंटर में 14, और उसके बाद ये बड़ा एक पोलराइज्ड एनवायरनमेंट, मतलब ध्रुवीकरण की राजनीति यहाँ कामयाब हुई। और उस ध्रुवीकरण में जो परंपरागत वोटर्स थे सभी दलों के, वो सारी चीज़ें शिफ्ट हो गई, चेंज हो गई, और उसका कोई हिसाब नहीं लगा पाया कि क्यों हुआ। लेकिन अब वोटर्स को, मतदाताओं को समय मिला है और वे परख रहे हैं। बीजेपी यूपी में एक नएपन के साथ आई थी, क्योंकि कई वर्षों से वो बीजेपी यूपी में सरकार नहीं बना पाई थी, और मोदी जी के केंद्र में एक बहुमत की सरकार जिस तरह से उनको मिली और बड़ा आशीर्वाद मोदी जी को मिला, उसके बाद एक महसूस हुआ कि नहीं, हम मोदी जी को ताकत देना चाहते हैं। गौर करने की बात है कि योगी तो चेहरा ही नहीं थे। 2017 में मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं था, तो वोट गई थी सिर्फ इसलिए कि हम मोदी जी को समर्थन देना चाहते हैं। लेकिन अब आखिरकार 5 साल के राज की सरकार से लोगों को जिस तरह के कड़वे अनुभव मिले हैं, कोई लखनऊ जाता है उन पे लाठी चल जाती है, और कोई डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है इनके पास। अब लोग दोबारा सोचने लगे हैं, मजबूर हुए हैं, और इस कारण से जो वोटर्स हमारे साथ पहले नहीं थे, उन सेक्शंस में भी हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। हमने जैसे बहुजन उदय अभियान चला रखा है, हर रविवार हमारे वर्कर्स जाते हैं, एससी कम्युनिटीज़ में जाते हैं, अति पिछड़ों में जाते हैं, वंचित समाज के लोगों में जाते हैं, और वहाँ संगठन बना रहे हैं। उन बूथ पे हमारा कोई बस्ता संभालने वाला नहीं होता था, वहाँ लोग बड़े उत्साह के साथ आ रहे हैं जिम्मेदारी लेकर। लेकिन लोगों को शायद ये भी लगेगा कि कोई भी चुनाव लड़ने से पहले, ये एक ऑप्टिमिज्म आपकी बात कर रही है। हम अगर जमीन पर आए तो आपने जैसे खुद कहा कि पिछली बार योगी आदित्यनाथ चेहरा नहीं थे, इस बार योगी आदित्यनाथ चेहरा हैं, और योगी आदित्यनाथ कई लोगों के लिए एक थोड़ा ध्रुवीकरण वाले चेहरा भी हैं। तो जिस ध्रुवीकरण की आप बात कर रहे हैं, जो 2014 में चला, जो 2017 में चला, 2019 में चल गया, आपको नहीं लगता कि इस बार वो और ज्यादा चलेगा? उनके पास एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको लेकर लोग खुद ही हाँ या ना में बट जाते हैं। देखिए 80-90s में बॉलीवुड फिल्म आती थी, वो एक ही पैटर्न पे आती थी, और मतलब चोर पकड़ा गया और मारपीट हो गई, उसके बाद पुलिस की गाड़ी आती थी, एक हीरो है, एक हीरोइन है, वो एक वो था, मतलब फॉर्मूला था।
आज आपको बैठा दें और उस तरह की फॉर्मूले की फिल्म बना के दिखा दें, आप नहीं देखना पसंद करोगे। हर चीज का समय होता है। मुझे लगता है इसका भी एक्सपायरी डेट हो चुका, ध्रुवीकरण की राजनीति का, और आदमी नफरत की बात नहीं सुनना चाहता, आदमी पॉजिटिव एजेंडा चाहता है। जब आप विपक्ष में हो तब तो आप दिखा सकते हो, देखो आप खतरे में हो, और आपके पास सत्ता है और आज भी खतरा है, कौन मानेगा इस बात को? तो इस बार उत्तर प्रदेश में जैसे पिछली बार एक बड़ा नारा चला था यूपी के लड़के, दो बड़ी पार्टियों का अलायंस था, वो कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का। इस बार समाजवादी, आप उस अलायंस में बिल्कुल मतलब आप एंड तक ऐसा लग रहा था कि हाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है, पर जयंत चौधरी को उस अलायंस में जगह नहीं मिली। उस कारण से हमारे नतीजे भी नहीं आए। हमारी तैयारियां थीं और नतीजे इससे बहुत बेटर होते, और आखिरकार फिर वो वोट कांग्रेस और सपा के बीच तब्दील भी नहीं हो पाए। तो जो इस बार जो ये अलायंस बना, जैसे आप पिक्चर की बात कर रहे थे, तो इस पिक्चर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हीरो आप हैं और बाकी पूरे उत्तर प्रदेश के हीरो अखिलेश जी हैं, या क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक मैंने ट्विटर पे एक फोटो देखा जिसमें आपकी रैली में बड़े बड़े कटआउट लगे थे, चौधरी चरण सिंह जी के लगे थे, अजीत सिंह जी के लगे थे, आपके लगे हुए थे, अखिलेश जी को छोटा। तो मैं सिर्फ आपको इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्यूरियोसिटी लोगों की ये है कि क्या कहीं ना कहीं ये एक मैसेज देने की बात थी उत्तर प्रदेश में कि चौधराहट जो है वेस्टर्न यूपी की वो जयंत चौधरी की है? ऐसा कोई सोचा समझा वो नहीं होता है। ये तो वहाँ जमीन पे जो लोग करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उनके हाथों में चीजें होती हैं, और कभी कभी कोई गौर नहीं करता इस बात पे। मुख्यमंत्री की दौड़ में अखिलेश जी हैं, और ये स्पष्ट है कि उनको अनुभव भी है। उसके बाद विपक्ष में भी रहे हैं, तो बहुत कुछ जो कमियां रही होंगी उन्होंने वो और दूर कर ली। तो हमारा उसमें कहीं कोई सोच में कोई टकराव नहीं है। बाकी आप कह रहे हो कि कितने हीरो रहेंगे, मल्टीपल कास्ट रहेगा, मल्टीपल कास्ट, सिंगल हीरो वाली फिल्म भी कामयाब नहीं होती। अच्छा, तो आपका, क्योंकि बार बार लोग ये बात कर रहे हैं कि ये तय हो चुका है कितनी सीट पर वो लड़ेंगे, कितनी सीट पर आप लड़ेंगे, क्या कॉम्बिनेशन होगा, इसमें क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है। आपके इलाके में कल मैं घूम रहा था, वहां तो सबसे ज्यादा लोग यही जानना चाहते हैं कि भैया कितने पे आरएलडी। देखिए, हमने एक चीज तो फर्क की, हम लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे और घोषित कर सकते थे। हमने सोचा नहीं, जनता के बीच जाएंगे और खुला ऐलान होगा, क्योंकि इस क्षेत्र का एक मिजाज भी है, लोग पंचायत करके और फैसले सुनाए जाते हैं पब्लिक में सार्वजनिक तौर पर, तो उनकी एक्सेप्टेंस बनती है, लोगों की भागीदारी बन जाती है। तो कल हमने ऐलान किया है कि हम साथ चल रहे हैं। बाकी सीटों की बात हमारे बीच में चल रही है और आखिर तक वो बातें चलेंगी, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है कि सीट जीतनी चाहिए। मैं इसलिए पूछ रहा था कि आपको अभी तक कई चुनाव ऐसे आए, एक चुनाव में अभी आपने 200 से ज्यादा सीट लड़ी, 270 सीट, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं, उसके नतीजे शायद बहुत अच्छे नहीं थे, काफी सारी सीटों पे आपकी जमानत भी जब्त हुई। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं एक प्रेस्टीज बैटल भी है क्या, कि अगर मान लीजिए आपको एक जो भी आपका एक आंकड़ा जो आपने सोचा होगा उससे कम अगर सीट मिलती है, तो शायद वापस अपनी जनता के बीच में जाने का, जिसको आप ये जाके अपनी लेगेसी की भी फाइट एक जो होगी वो उसके लिए सही करने की प्रेस्टीज बैटल भी बनती है क्या? देखिए, मैं तो कमिटेड हूँ। अब कमिटेड कह लीजिए या बेशर्म मान लीजिए, मैं तो चुनाव हार गया हूँ, 2 चुनाव हारा हूँ, बट मैं नहीं रुका हूँ। जनता के बीच में मेरी एक वो है जिम्मेदारी है, मैं उसको अपने तरीके से निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। इश्यूज को लेके मैं चल रहा हूँ, तो वो तो नहीं रुकेगा। तो इसलिए मेरी प्रेस्टीज का सवाल नहीं, सवाल तो ये है कि हम देश की राजनीति में क्या दिशा में बातों को ले जाना चाहते हैं। मैं एक थोड़ा कॉम्बिनेशन पे वेस्टर्न यूपी के आना चाहता हूँ। सबसे पहले किसानों के मुद्दे की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो गुस्सा था 13 महीने से किसानों का, कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि ये गुस्सा कास्ट को और बाकी सारी चीजों को प्रिसीड करके किसानों को इकट्ठा करेगा, और खास तौर से वेस्टर्न यूपी में शायद इसी का डर था भारतीय जनता पार्टी को कि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जी ने अब वो जो तीनों कृषि कानून उन्हें वापस लेने की बात कर ली है। हम आज उस दिन बात कर रहे हैं जब कयास लगाए जा रहे हैं कि एक सहमति बन गई है संयुक्त किसान मोर्चा और सरकार के बीच में, और शायद आज या कल के अंदर ये जो पूरा प्रदर्शन है, धरना है दिल्ली के बॉर्डर्स पे, खत्म हो सकता है। आपको लगता है कि इससे आपको चुनावी नुकसान होगा, कहीं ना कहीं जो गुस्सा है वो थोड़ा कम हो जाएगा? कोई चीज आप लड़के लेंगे, बहुत मुशक्कत के बाद, बहुत संघर्ष के बाद आपको मिल जाएगी, तो उसके बाद शायद जो देने वाला है आप उसको धन्यवाद नहीं बोलेंगे। ये समझिए, ये एक सोचने का तरीका होता है। यहाँ के लोग लड़ना जानते हैं, अपने आप को संगठित करना जानते हैं। पहली बार किसान आंदोलन नहीं हो रहा, कई बार दिल्ली आए हैं और जीत के वापस लौटे हैं, तो अब उनका मनोबल और ऊंचा है कि हम जीत के वापस लौटे हैं। जो काम सरकार नहीं करना चाहती थी वो हमने करवाया। कैसे करवाया? इकट्ठा होकर करवाया, जाति को तोड़ के करवाया। तो ये एक सेंस तो जमीन पे होगा ना। कामयाबी का कारण क्या था कि हम लोग इकट्ठे थे, हम किसान की बात कर रहे थे, वे जिन्ना की बात करेंगे, वो तालिबानी की करेंगे, वो खालिस्तानी बनाएंगे, वो मुट्ठी भर किसान बताएंगे।
लेकिन जीत तो हुई ना हमारी। तो यही फॉर्मूला अब राजनीति में भी आएगा। तो क्योंकि जिन्ना की आपने बात करी, उसमें अखिलेश जी के ऊपर भी लगा, उनकी पार्टी के कई लोगों का नाम आता रहता है, कहते रहते हैं जी, अखिलेश जी ने भी जिन्ना का जिक्र कर दिया था। तो आपको लगता है कि इससे एक आसान रास्ता दे देती है ऑपोजिशन बीजेपी को? वो तो चाह रहे हैं आप ये सब बातें करें और उस पर फिर वो आपको, उनका तो गेम ही है, ए गेम को आप उनके। आजकल तो बड़ा मुश्किल हो गया, सांस लो तो कहेगा देखो सांस फूल गई, और सांस ना लो तो मुर्दे हो। मतलब बात बनाने को तो कुछ ही बना लो। सवाल ये है कि आपका कोर क्या है, हमारा कोर इशू क्या है। हम तो सिर्फ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। हम पहली पार्टी हैं जिसने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। हम तो कह रहे हैं पेंशन 3 गुना करेंगे, पीएम सम्मान निधि को हम दुगना करेंगे, हम किसानों को सम्मान दिलाएंगे, जिनको शहीद सरकार नहीं मानती उनको शहीद का दर्जा हम देंगे। तो हम तो इश्यूज लेके जा रहे हैं। जयंत जी, एक बड़ी चर्चा थी कि राकेश टिकैत से जब भी बात होती थी वो बार बार टालते थे इस बात को कि अभी आंदोलन खत्म नहीं होगा। कल तक भी कह रहे थे आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा, लंबा चलेगा, हमें सरकार पे यकीन नहीं है। तो एक बड़ी राजनीतिक चर्चा थी कि राकेश टिकैत इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उनका कहीं ना कहीं आरएलडी से टैसिड अंडरस्टैंडिंग है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चाहते हैं गुस्सा, और किसानों का जो गुस्सा है वो उबाल पे रहे, जिससे कि आपको फायदा हो। ऐसा भी कुछ है क्या? देश का हर किसान संगठन जो आंदोलन करता है उसकी हमारी टैसिड अंडरस्टैंडिंग है, थी और रहेगी। और किसान को लड़ना ही पड़ता है, इसलिए किसान आंदोलन कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि सरकारें हमारी रही नहीं। या तो हमारे राजनीतिक प्रतिनिधि इतनी संख्या में आ जाए, हमारी सरकार आ जाए, तब हम किसानों को विश्वास दिला पाएंगे, और वो विश्वास करेंगे। राकेश टिकैत के लिए कोई जगह है आरएलडी में? नहीं, उनका कोई पॉलिटिकल उस तरह से कोई इंटरेस्ट या रुचि नहीं है, कई बार वो कह चुके हैं। अगर वो चुनाव लड़ना चाहें तो आप ओपन होंगे उसके लिए? नहीं, सोचने का तरीका ही बिल्कुल अलग हो जाता है। आप कह रहे हो कि हम निष्पक्ष रहना चाहते हैं ताकि सरकार जो भी आए हम उनसे अपनी मांग रख पाए। ये अभी तक उनका वक्तव्य रहा है। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और मैं ट्रेडिशनल सेंस में जा रहा हूं, मतलब हम इसको हो सकता है टीवी स्टूडियोज में डिनाई करना आसान हो, पर जमीन पर आप भी जाते हैं, मैं भी जाता हूं, और हम लोगों ने जाके देखा जरूर है कि आरएलडी मानी जाती थी एक जाट मुसलमान कॉम्बिनेशन की पार्टी। 55 से 75 सीट ऐसी हैं जहां पे जाटों का अच्छा खासा प्रभाव है, वहां मुसलमान जब कॉम्बिनेशन में आपके साथ आ जाता था तो आपका पीक परफॉर्मेंस उसमें आ जाता था। समाजवादी पार्टी को क्या साथ लेना सिर्फ इसीलिए जरूरी था कि 2013 के बाद जो छिटक गया था आपका कॉम्बिनेशन, उसको साथ ला पाए? कॉम्बिनेशन की बात थी, और सवाल ये है कि पूरे प्रदेश में विपक्ष में किस पार्टी के पास संगठन है, और कौन सी ऐसी पार्टी है जो जमीन पे प्रभावी रूप से काम कर रही है। तो फिर एक ही विकल्प था कि हम और वो साथ काम करें। क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा था कि 2013 के बाद शायद लोगों ने कहा कि जाटों की तरह वोट नहीं कर रहा है, वो हिंदू बन के वोट कर रहा है, उसमें कुछ, और उसी वजह से दोनों जाट और मुसलमान जो आपका ट्रेडिशनल वोट बैंक है वो साथ आ नहीं पा रहे थे। क्या उसमें कुछ बदलाव आया है? ध्रुवीकरण में उसका प्रभाव हर एक वर्ग पे पड़ा था, शहरों में भी, मिडिल क्लासेस भी, जो ज्यादा धार्मिक लोग नहीं थे, क्योंकि बहुत एक ट्रॉमा था दंगे का। दंगे के बाद सारी चीज ध्वस्त हुई, आपस में रिश्ते खराब हुए लोगों के, और उसका प्रभाव जीवन के हर पहलू पे पड़ा है। लेकिन अब काफी समय बीत गया, लोगों को ये समझ में आया कि हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, और ये क्षेत्र का कभी मिजाज नहीं रहा। पहले भी जैसे आपने देखा राम मंदिर के जब तनाव में, मूवमेंट में भी, यहाँ कभी कोई गाँव में आपस में किसी के रिश्ते इस तरह से तनावपूर्ण नहीं रहे थे। इस बार आपको उम्मीद है कि आप एक विनिंग कॉम्बिनेशन जो है, चाहे वो जाटों के साथ हो, जाट मुसलमान साथ आने से बने, समाजवादी पार्टी है तो साथ में जो थोड़ा सा जो ओबीसी वोट है वो भी आपको उम्मीद होगी मिलेगा। आपका असेसमेंट जमीन पर क्या कहता है, किस तरफ कम से कम आपकी पार्टी और ये गठबंधन जा रहा है? वो समय चला गया कि कोई एक कास्ट किसी को डोमिनेट कर लेगी। अब तो घर में आप डोमिनेट नहीं कर सकते, घर में ही आप देखेंगे 3 अगर वोट है तो 3 हो सकता है अलग अलग पड़ रही हैं। तो इसलिए वो ट्रेडिशनल जो एक थिंकिंग है कि हम लोग, अब वो सेफोलॉजी का हिस्सा कहो या एनालिसिस का हिस्सा कहो, कि जो लोग ये चीजें करते हैं ना कि ये कॉम्बिनेशन और इतना जाट और ये परसेंटेज, इतना आसान चुनाव नहीं होता। जब तक हम ये फीलिंग सब लोगों में पैदा नहीं करेंगे और उनको अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेंगे, हम जीत नहीं सकते। कांग्रेस भी उतरी हुई है मैदान में, ओवैसी साहब जगह जगह घूम रहे हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी की कैंपेन अभी उठती दिखाई नहीं पड़ रही है, पर वो भी एक बड़ा फैक्टर तो है ही, हमेशा ही रहते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में। आपको लगता है इस कंफ्यूजन का फायदा सीधे सीधे बीजेपी को होगा, और जो पार्टी जिस तरीके से वहां पर? यूपी में थाली पड़ोसी जाती है, 56 भोग है। अब 56 भोग हटा के आप एक ही डिश दोगे
तो खाने वाले को अच्छा नहीं लगेगा। कल आपकी रैली में आप बार बार कह रहे थे कि बाबा को गोरखपुर भेज दो, बाबा को मतलब वहाँ पे अपनी गौशाला में उनको समय बिताना पसंद है तो उन्हें वहाँ भेज देना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि योगी आदित्यनाथ चीफ मुख्यमंत्री और बीजेपी के होने के साथ साथ एक सिंबल है, मतलब कई लोग उनको हिंदुत्व का सिंबल मानते होंगे, उन हिंदुओं को आप फिर से थोड़ा नाराज करेंगे जिनको जो बीजेपी से नाराज है, लेकिन क्योंकि जैन जी ने कह दिया तो अब तो हम बीजेपी पे जाएंगे। सवाल हिंदुओं का नहीं है, आपको पता होना चाहिए। आज किसी किसान से आप पूछेंगे, सबसे बड़ी समस्या उनके लिए है आवारा पशु। खेत में तार लगाने पड़ रहे हैं, रात में मचान लगा कर जैसे कोई जंगल में सोते हैं ना लोग, उस तरह से अपने खेत में सो रहे हैं लोग। रात रात भर जागना पड़ रहा है बल्कि उनको। तो ये एक बहुत बड़ी चर्चा गांव गांव में है, और इसलिए एक मजाकिया अंदाज में मैं वो बात कहता हूँ। और योगी जी का जो एक आप देखते हैं जो एक बॉडी लैंग्वेज है, मुझे लगता नहीं कि वो इतने मजबूत हैं जितना वो दर्शाते हैं आंतरिक तौर पर। ना उनमें धैर्य दिखता है। उनकी वीडियो चली थी जिसमें वो गाली दे रहे, किसी अधिकारी से पूछेंगे वो दिन भर धमकाते रहते हैं लोगों को। ऐसा लगता है कि बहुत गुस्से में है वो। तो इसलिए मैं कहता हूँ, पब्लिकली कई बार कह चुका हूँ कि वैसे वो बहुत गुस्सैल से लगते हैं मुझे, लेकिन जब वो बछड़ों के बीच होते हैं तो उन्हें लगता है कि पूरा आनंद उन्हें मिल रहा है। तो इसलिए वो मैं लाइन देता हूँ कि उनको आप फ्री करो, सरकारी काम से, उस तनाव से उनको फ्री करो। मैं तो उनका शुभचिंतक हूँ। मथुरा की बात एक बार फिर से हो रही है। केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर वहां मंदिर बनना चाहिए। आप ही के इलाके में आता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, वहां से आपको उम्मीदें भी होंगी इस बार कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। जिस पोलराइजेशन से आपको शायद डर है, जो 13 में, 14 में, 12 में, 14 में, 17 में, 19 में दिखाई पड़ी, आपको नहीं लगता ये फिर उस तरफ जा रहा है? बीजेपी के ये एक पैतरे होते हैं इनके। और आप ये भी सोचिए ना कि केशव प्रसाद मौर्य से ही क्यों बुलवाया गया, जिनका सम्मान सरकार में उनका या उनके समाज के लोगों का बीजेपी नहीं कर रही। वाकई सरकार में उनकी भागीदारी निम्न स्तर पे है। मुझे नहीं लगता केशव प्रसाद मौर्य के पास अगर कोई विधायक भी जाता है तो अपना काम भी वो करा पाते हैं, लेकिन उनसे बुलवाया जा रहा है। मैं नहीं जानता कितनी बार वो दर्शन करने भी मथुरा गए हों। पर आपको उसका नुकसान नहीं होगा अगर ये समझिए, ये एक स्टोरी बनाई जा रही है कि अति पिछड़ा वह हिंदू बन जाए, वह अपने सामाजिक न्याय की लड़ाई को छोड़ करके वो ध्रुवीकरण की भावना, धार्मिक भावना उसके अंदर कूट कूट के भरी जाए। कोशिश तो है ध्रुवीकरण की, उसका काट क्या है? उसकी काट ये है कि लोग बहुत समझदार हैं, लोग बहुत समझदार हैं। यूपी का बहुत पॉलिटिकल वोटर है, और जिस चीज को लेकर वो ध्रुवीकरण पैदा करना चाह रहे हैं, अगर आप कृष्ण जी को ही समझते हो, अगर आपके मन में उनके प्रति कोई भक्ति हो, आप ये जानेंगे कि वो ही इज परहैप्स द मोस्ट लिबरल गॉड। मतलब ही इज एंटी कास्ट, ही इज मोस्ट ओपन सॉर्ट ऑफ गॉडली फिगर इन आवर इंटायर पैंथियन। हमारे पूरे धर्म में मुझे लगता है कृष्ण जी की जो स्वीकार्यता है वो विदेश में चले जाएंगे, वहां है। क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सब मानते हैं कृष्ण जी को। बहुत लोग मथुरा आते हैं, दर्शन करते हैं, तो वो फिट नहीं बैठती चीज। जयंत चौधरी चुनाव लड़ेंगे? मेरी कोई इच्छा चुनाव लड़ने की नहीं है। मैं चाह रहा हूं कि इस पार्टी को मैं खड़ा करूं, मुझ पे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर चौधरी साहब होते तब मैं कुछ बहुत सा काम वो कर सकते थे, मैं सोच सकता था कि मैं चुनाव लड़ूं, क्योंकि चुनाव लड़ना एक कमिटमेंट होता है। ये नहीं होता कि आप चुनाव बस जीत के चले जाएं। कितनी कमी खलती है आपको चौधरी साहब की? वो तो एज अ सन, उनके बेटे के रूप में, पारिवारिक रूप में तो बहुत बड़ी क्षति है। क्योंकि एक काउंसिल मिलता था, एक कोई भी फैसला लो, फैसला आपका है। उन्होंने हमेशा मुझे पूरी आज़ादी दी थी काम करने की, और बहुत सम्मान करते थे मेरी बात का। लेकिन फिर भी एक होता था कि अगर कोई कमजोरी हो गई या गलती मैं कर दूंगा तो वो रहते थे पीछे। अब वो साया नहीं है। जय जी, आप क्या कनेक्ट कर पाए गांव में? जो एक कनेक्ट था, चौधरी चरण सिंह का कनेक्ट था, चौधरी अजीत सिंह का कनेक्ट था, जयंत चौधरी का वो कनेक्ट है क्या? मतलब बिल्कुल देसी जयंत चौधरी का घरों में कनेक्ट है, या जयंत चौधरी को अभी वो चैलेंज लगता है? नहीं, चैलेंज नहीं है। मैं बहुत नेचुरल हूँ। मैं, आपने देखा होगा, जब मैं मीटिंग में जाता हूँ मेरे पास तो कोई नोट्स भी नहीं होते, ना मैं सोच के जाता हूँ कि मुझे क्या बोलना है। और कई दिन ऐसे हुए हैं जब हम 40 गाँवों में गए हैं, तो वो एक नॉर्मल वातावरण मेरे लिए है। बचपन से मैं गाँव में गया हूँ, और वहाँ की भाषा भी मैं समझता हूँ। अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग मिजाज हैं, भाषाएं हैं,
यहाँ थोड़ी खड़ी बोली है, मेरठ साइड पे आप जाएंगे मुजफ्फरनगर की अपनी अलग भाषा है, मथुरा में ब्रज भाषा है। तो इन चीज़ों को बारीकियों को समझना पड़ता है। लेकिन मुझे अब 20 साल हो गए हैं राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हुए, तो होपफुली वो कनेक्ट है। आखिर के 2-3 सवाल पूछूंगा क्योंकि राजनीतिक प्रतिद्वंदी कुछ बहुत बड़े बड़े हैं। कांग्रेस का कहीं ना कहीं अभी कुछ उम्मीद है या कोई स्पेस है आप लोगों के गठबंधन में? हमने बहुत सोच समझ के निर्णय लिया है। हमने यही सोचा है कि हम अपने इश्यूज को लेकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, और गठबंधन वो कामयाब होता है जहां जो भी संगठन साथ काम कर रहे हैं आपस में उनकी थिंकिंग में क्लैरिटी हो, विजन में और काम करने के तरीके में मेल हो। वो कांग्रेस के साथ कोई भी गठबंधन का जो पार्टी में गठजोड़ में लोग संगठन जो शामिल होते हैं वो बना नहीं पाते, इसलिए वो व्यवहारिक गठबंधन नहीं बन पाता। आपको भी लगता है कांग्रेस पार्टी बोझ बन गई देश की ऑपोजिशन पे? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पुरानी पार्टी है, उनका संगठन अभी भी पूरे देश में है। प्रियंका गांधी बहुत सक्रिय हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? उनसे आपकी मुलाकात भी हुई, एक बड़ी चाट वाली स्टोरी चली कि वो तो चाट खाने की कुछ बात हो गई थी। मुझे नहीं लगता राजनीति में ऐसी मीटिंग में चाट की बात चर्चा होती होगी। नहीं, चाट की चर्चा हुई, मैंने रोका। वो 56 भोग की फेमस लखनऊ की चाट है, वो बुलाई गई, जो मटर की टिक्की बनती है जी, और वाकई चाट पे ही बात हुई थी। उन्होंने नहीं कहा कि इस तरफ की कांग्रेस के साथ आपकी चाट ज्यादा जायकेदार हो जाएगी, हमारे पास आ जाइए? नहीं, ये तो तड़का आप लोग लगा रहे। मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूँ क्योंकि आप दोनों की फोटो बड़ी वायरल हुई थी। मानवीय तौर पे रिश्ते हैं और एक सम्मान है, और वो एक बहुत अच्छे प्रयास कर रही हैं। कितना सार्थक हो पाएगा वो मेरे हाथ में नहीं है। क्योंकि आपने जैसे कहा कांग्रेस का आपके लिए कोई जगह नहीं है वहां पे, कम से कम अभी के इस गठबंधन में, तो आपको लगता है कि प्रियंका गांधी के लिए जिस तरीके की पोजीशनिंग वो अपनी करने वाली है, ये चुनाव उनके लिए भी मेक और ब्रेक है? ये तो यूपी के लिए मेक और ब्रेक है, यूपी के मतदाताओं के लिए, किसान के लिए करो या मरो है। जिस तरह आंदोलन करो या मरो था, अब राजनीतिक फैसला उनका भी करो या मरो का होगा। क्योंकि एक बड़ी, और ये बात आप शायद खुद भी मानेंगे, काफी सारी राजनीतिक डिफीट्स के बाद ये चुनाव, मतलब हार के बाद ये चुनाव आपके लिए बहुत जरूरी चुनाव है। लगातार मैं देख रहा हूं कि आप रैलीज कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। एक बास्केटबॉल कोर्ट भी मुझे दिखाई पड़ा, तो थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए क्या करते हैं? बच्चों के साथ समय बिताता हूँ, और मासूम है दोनों, 2 छोटी बेटियां हैं मेरी, और जितना समय उनके साथ मैं बिता सकता हूँ मैं करता हूँ। और आजकल के युवाओं में आपको पता है कि पहला एक जनरेशन था जो उनका कोई स्विच नहीं था, पूरा आत्मसमर्पण के साथ वो काम करते थे। मुझ में शायद ये कमी है कि मैं स्विच ऑफ कर जाता हूँ, तो और उससे एक तनाव भी मैं लेता नहीं हूँ। मेरे नेचर में, स्वभाव में तनाव लेना है ही नहीं। फिर वो कहते हैं कि ये 24/7 पॉलिटिशियन नहीं है। 24/7 करोगे तो फूक जाओगे। पहले अच्छे इंसान तो बनो। जैन जी, और अच्छे इंसान बनने का मतलब ये होता है आप परिवार के प्रति आपका एक समर्पण हो और आप उसे समय दें। आपका ये वो भी तो एक सामाजिक कमिटमेंट भी होते हैं, वो भी पूरे करने। बिल्कुल। कल प्रधानमंत्री जी की रैली में कहा गया, ये जो लाल टोपी है, समाजवादी पार्टी के लिए उनका हमला था कि लाल टोपी खतरे की घंटी है उत्तर प्रदेश के लिए, ये आतंकवादियों का साथ देगी, ये गुंडाई का साथ देगी। सेम फॉर्मूला बीजेपी ने बिहार में इस्तेमाल किया था, लालू प्रसाद यादव की, तेजस्वी यादव की पार्टी को ये कहते हुए कि देखिए अगर ये आए तो जंगल राज आ जाएगा। डर लगता है लोगों के बीच में समाजवादी पार्टी की जो इमेज है उसका नुकसान आपको भी झेलना पड़ेगा? नहीं, ये इमेज है नहीं, ये तो परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश है। और जिस तरह का एक रिस्पांस हम लोगों को मिल रहा है उसको देख के लाल पीले काले हो रहे हैं।